हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको तुगलक वंश के पतन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोज में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। उस योजनाओं के संचालन की असफलता के कारण भारत के विभिन्न भागों में, सल्तनत के विभिन्न भागों में विद्रोह होते हैं। उन विद्रोहों की जो निरंतर श्रृंखला होती है, उसे दमन करने में, उसे दबाने में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का। उसके बाद हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के द्वारा शेष सल्तनत का पुनर्गठन किया जाता है, संगठन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फिरोज तुगलक ने भी तमाम ऐसे कार्य किए हैं और उसके बाद फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी होते हैं। उनके उत्तराधिकारियों के मध्य में तमाम तरह की प्रतिद्वंदिता और संघर्ष दृष्टिगत होते हैं। इसी समय हम देखते हैं तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण होते हैं और तैमूर लंग के आक्रमण भारत में तुगलक वंश की पतित होती सत्ता पर अंतिम कुठाराघात करते हैं। इन सारी बातों के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि तुगलक वंश का जो पतन है, ये टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर प्रीलिम्स में बहुत प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जहां तक यूनिवर्सिटीज के एग्जाम का सवाल है, उनमें तुगलक वंश के पतन पर 1 दर्जन कारण बताए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज की दृष्टि से देखा जाए तो 4 कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके बारे में हम अभी आपको समीक्षा करके बताएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि विभिन्न सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में तमाम तरीके से, तमाम एंगल से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, उनके उत्तराधिकारियों, तैमूर लंग के आक्रमण, इन सब की समीक्षा करवाई जाती है। तो हम देखते हैं कि तुगलक वंश के पतन के लिए 4 कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें मोहम्मद बिन तुगलक का दायित्व पतन के लिए, इसके बाद हम देखते हैं फिरोज तुगलक का उत्तरदायित्व, इसके बाद हम देखते हैं फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका भी कहीं न कहीं काफी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है तुगलक वंश के पतन के लिए। और तैमूर लंग के आक्रमण ने तो अंतिम कुठाराघात किया है और यह तुगलक वंश पूरी तरह से भारत में समाप्त हो जाता है। तो हम बिंदुवार इनकी समीक्षा जब हम करते हैं तो हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का कहां तक उत्तरदायित्व था। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सबसे विस्तृत राज्य इसी का होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जाता है, उनमें दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और प्रतीक मुद्रा का संचालन, इसके अलावा खुरासान विजय अभियान की योजना, कराचिल अभियान, इन समस्त योजनाओं के असफलता के फलस्वरूप हम देखते हैं कि कहीं न कहीं तुगलक राज्य कोष पर भी उसकी योजनाओं की असफलता का बोझ पड़ा। हम देखते हैं कि जिस तरीके से राजधानी का परिवर्तन किया गया, तो राजधानी परिवर्तन होने से राज्य कोष पर तमाम खर्च ऐसा आया जो एक अनावश्यक था। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रतीक मुद्रा का जिस तरीके से इसने संचालन किया और संचालन के बाद फिर उसे वापस लिया गया, वापस लेने में किस तरह से फेक करेंसी तमाम वापस आई, पीतल और तांबे के सिक्के वापस आए और वापस आने के बदले में उन्हें राज्य कोष से चांदी को वापस किया गया। और ऐसे ढेर बाद में दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में तमाम बाद तक में लगे रह गए, तांबे के और पीतल के। तो ये खजाने पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा होगा, राजधानी परिवर्तन और प्रतीक मुद्रा का संचालन। इसके अलावा हम देखते हैं कि खुरासान विजय की जिस तरीके से महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई जाती हैं, 3,70,000 की भर्ती की जाती है और उन्हें अग्रिम वेतन साल भर का प्रदान कर दिया जाता है और बाद में उस योजनाओं को पूरी तरह से योजना को कार्यान्वित किए बिना ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इसने भी तुगलक राज्य कोष पर अत्यंत बोझ डाला। और इसके अलावा हम देखते हैं कराचिल अभियान जो चलाया गया, अंततः असफल हुआ, उसने भी कहीं न कहीं राज्य कोष पर बुरी तरह से अपना असर डाला। तमाम खर्च जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा खर्च कर दिया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दोआब में जो कर वृद्धि
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। दोआब जो दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेश था उसमें जो विद्रोह होता है, यद्यपि वो विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन दिल्ली के निकटवर्ती इतने उपजाऊ क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक ने सदैव के लिए अपना शत्रु, कम से कम दिल से तो शत्रु बना ही लिया। और हम देखते हैं कि जिस तरह से दिल्ली सल्तनत के विरोध में दक्षिण में मावर विद्रोह हो, विजयनगर राज्य की स्थापना हो या बहमनी राज्य की स्थापना हो, इन सब ने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं से या मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से दुखी होकर, नीतियों के विरोध में विद्रोह करके और अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ में जिस तरीके से विद्रोह किए, नवीन राज्यों का उदय हुआ, उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत को अत्यंत समेट दिया। दिल्ली सल्तनत सिमटने लग गई। हम देखते हैं कि जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में निरंतर विद्रोहों की एक श्रृंखला शुरू होती है और उस विद्रोहों की श्रृंखला को दक्षिण में तो दबाना भी संभव न हुआ और दक्षिण भारत में नवीन राज्यों का उदय हुआ, सैन्य अभियान नहीं भेजे जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं उत्तर भारत में भी बंगाल से लेकर सिंध तक जिस तरीके से निरंतर विद्रोहों की श्रृंखला शुरू होती है और उसे दबाने के लिए जिस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयास किए जाते हैं, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं दबाने के लिए, विद्रोहों का दमन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो यह कहीं न कहीं तुगलक मशीनरी का फेल्योर दिखता है। तुगलक मशीनरी फेल होते दृष्टिगत होती है कि सुल्तान को ही समस्त विद्रोहों को दबाने के लिए आगे बढ़ना पड़े। जब एक भाग में विद्रोह होता था और उसे दबाने के लिए जब सुल्तान बढ़ता था, तब तक सल्तनत के दूसरे भाग में कहीं न कहीं विद्रोह हो जाता था। जैसा उसने उस समय वर्नी से कहा है कि मेरा साम्राज्य, मेरी सल्तनत इस तरह से रोगग्रस्त हो गई है, एक रोगग्रस्त रोगी की भांति है। जब वैद्य उसका एक मर्ज का इलाज करता है तब तक दूसरा मर्ज शुरू हो जाता है और इस तरीके से रोग असाध्य होता चला जा रहा है। तो ये सही मायने में तुगलक प्रशासन, तुगलक सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम और तुगलक मशीनरी का फेल्योर ही दिखाई देता है, जिसमें अमीरों का असहयोग या अमीरों की अकुशलता, ये संपूर्ण चीजें कहीं न कहीं उत्तरदायी हैं और इनके कारण मोहम्मद बिन तुगलक विद्रोह दबाने में लगे रहने के बाद भी विद्रोह दबाने में सफल नहीं हो पाता है। हमें मालूम है किस तरीके से अंतिम अभियान जो तगी के विरुद्ध था, थट्टा में उस विद्रोह को दबाने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है और विद्रोह निरंतर होते रहने से दिल्ली सल्तनत सिमट जाती है। तो हम देखते हैं कि तुगलक वंश के पतन में पूर्ण नहीं तो आंशिक योगदान मोहम्मद बिन तुगलक का भी दृष्टिगत होता है। इसे कोई भी इतिहासकार, कोई भी विद्वान नकार नहीं सकता है। अब हम फिरोज तुगलक पर आते हैं। फिरोज तुगलक पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने सल्तनत के विस्तार का प्रयास नहीं किया। फिरोज तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में निरंतर हुए विद्रोहों को के बाद जो नवीन राज्यों का उदय हुआ था उन्हें फिर से मिलाने का प्रयास नहीं किया। जो राज्य दिल्ली सल्तनत में था उसे ही सुगठित करने का, पुनर्गठित करने का प्रयास किया है। खाने जहां मकबूल की सहायता से हम देखते हैं राजपूताने में भी हस्तक्षेप का फिरोज का साहस नहीं हो पाया है और मोहम्मद बिन तुगलक की तो सेना वहां पराजित भी हुई थी। हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक ने भी ऐसी नीतियों का संचालन किया। देखते हैं कि जिस तरह से उसने जागीरदारी प्रथा को फिर से आरंभ किया, इजारेदारी को फिर से शुरू किया, अर्थात ठेकेदारी को, माने बोली लगाना। जो जागीरें दी गई उन्हें बोली पर आगे बेच दिया गया या ऊंची बोली पर लेने वाले व्यक्ति को ही जागीर या इक्ता प्रदान किया जाता था। तो स्वाभाविक है कि वो अधिकाधिक राजस्व वसूल करने का प्रयास करते थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि फिरोज ने सैनिक पदों को भी वंशानुगत कर दिया। फिरोज तुगलक का यह आदेश था, अगर कोई सैनिक वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो अपने स्थान पर अपने पुत्र, पुत्र न होने पर अपने दामाद, दामाद न होने पर अपने दास को भी सेना में भेज सकता है। उसका पद वंशानुगत हो जाता था। अब बताइए, जब ऐसी सेना में जहां योग्यता को
पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया हो और पदों को वंशानुगत कर दिया गया हो, सैनिक के बदले में उसका दास तक सेना में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसी सेना कितनी कुशल रही होगी, कितनी सक्षम रही होगी, आप स्वयं इसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फिरोज तुगलक के समय में जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति चलाई गई। मैंने बताया था फिरोज तुगलक को जब पढ़ाया था तभी कि उसने जन सामान्य वर्ग के प्रति, अमीर और उलेमा वर्ग के प्रति जिस तरीके से उसने तुष्टीकरण की नीति चलाई है, उसने भी प्रशासन को कहीं न कहीं अकुशल बनाने का काम किया। हम देखते हैं कि अमीर और उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए उनको शासन प्रशासन में प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय में फिरोज का शासन प्रशासन धर्मांधता की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में देखिए, जहां तक अलाउद्दीन खिलजी का सवाल है या मोहम्मद बिन तुगलक का सवाल है, गयासुद्दीन का सवाल है, इन सभी ने अमीर और उलेमा वर्ग को, इब्न बलबन ने भी अपने राज्य कार्य से में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। लेकिन फिरोज के समय में इस अमीर और उलेमा वर्ग का अत्यधिक हस्तक्षेप हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन जब धर्मांधता की ओर बढ़ता जाता है तो स्वाभाविक है कि उसकी कुशलता और सक्षमता निरंतर ह्रास होती चली जाती है, उसका ह्रास होता चला जाता है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि फिरोज का प्रशासन एक जड़ता प्राप्त कर लेता है, उसमें नवीन अन्वेषण की, नवीनता की कोई भी गुंजाइश दृष्टिगत नहीं होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिरोज के समय में अत्यधिक भ्रष्टाचार दृष्टिगत होता है। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर था कि एक सैनिक का घोड़ा पास करने के लिए जब दीवाने अर्ज के क्लर्क के द्वारा उस सैनिक से चांदी का एक टंका रिश्वत के तौर पर मांगा जाता है और वो सैनिक सुल्तान फिरोज तुगलक से जब शिकायत कर देता है तो सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा उसे चांदी का एक टंका प्रदान करवा दिया जाता है जिससे वो अपने घोड़े को पास करवा सके। अब आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने उस क्लर्क के विरुद्ध कार्रवाई न करने के बजाय उस सैनिक को घोड़ा पास करवाने के लिए अपना एक टंका देना अधिक उचित समझा। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कही जा सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिरोज के समय में सैनिक अकुशलता की जहां तक बात है, हम देखते हैं कि सैनिक अक्षमता किस सीमा तक घट गई थी। बंगाल विजय अभियान में दोनों बार फिरोज के जो अभियान होते हैं, उन फिरोज के अभियान में इकदला के किले को घेरने का प्रयास किया जाता है और बरसात के मौसम के इंतजार तक इकदला का सुल्तान बंगाल का सुल्तान करता है और बरसात के कारण फिरोज बंगाल से इकदला के दुर्ग से अपनी घेरेबंदी उठाने के लिए विवश होता है। दोनों बार उसे सैनिक रूप से असफल होना पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि फिरोज को और भी अभियानों में, चाहे वो सिंध का अभियान हो, सिंध के अभियान में भी फिरोज को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। जो जाम अलाउद्दीन होता है सिंध में, अपनी फिरोज की तुलना में उसकी 1/4 सेना होती है, उसी सेना से कड़ा मुकाबला करता है और फिरोज को पीछे हटने के लिए विवश करता है। तो फिरोज के सैनिक प्रशासन में या सैन्य शक्ति में कितनी अक्षमता थी, यह स्पष्ट दृष्टिगत होती है। अब हम देखते हैं फिरोज की जो धर्मांध नीति है, उस धर्मांध नीति ने किस तरीके से फिरोज के तुगलक वंश के पतन के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं। हम देखते हैं कि फिरोज की धर्मांध नीति के अंतर्गत धर्मांध नीति का असर उसके विजय अभियानों या सैन्य अभियानों पर भी दृष्टिगत होता है। जिस तरीके से जाजनगर अभियान चलाया गया, जाजनगर अभियान का प्रमुख उद्देश्य ही सही मायने में जगन्नाथपुरी के मंदिर को विध्वंस करना बताया गया है। फिरोज के द्वारा जगन्नाथपुरी के मंदिर को विध्वंस किया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि नगरकोट का अभियान भी फिरोज ने
उसके अंतर्गत भी ज्वालामुखी देवी के मंदिर का विध्वंस किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फिरोज के द्वारा मालवा में भी कुछ मंदिरों का विध्वंस किया गया था। नवीन मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई गई, पुराने मंदिरों की मरम्मत पर रोक लगाई गई। ये सारी धर्मांधता फिरोज के समय में दृष्टिगत होती है। शासन प्रशासन में उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप का ही प्रमाण यह दृष्टिगत होता है कि फिरोज के समय में संपूर्ण शासन शक्ति को इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए लगा दिया जाता है, पूरे शक्ति का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं फिरोज के द्वारा गैर मुस्लिमों को विभिन्न उपाधियों के द्वारा, विभिन्न जागीरों के द्वारा, विभिन्न सरकारी नौकरियों के द्वारा, विभिन्न लालचों के द्वारा और विभिन्न तरह के दबाव के द्वारा इस्लाम में परिवर्तित करने के अभियान चलाए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। और इस धर्मांधता की नीति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनका सैन्य अभियानों में भी और विद्रोहों में भी अलग अलग अंतर्दृष्टिगत होता है। हम देखते हैं जो फिरोज तुगलक इकदला के किले पर घोषणा करता है कि वो मुसलमानों का अगर रक्त बहाएगा तो उसमें और मंगोलों में क्या अंतर रह जाएगा, लेकिन वही फिरोज हम देखते हैं कि कटेहर के विद्रोह में जो राय खरकू राजपूत सरदार ने जो विद्रोह किया है, या राजपूत सरदार के द्वारा बदायूं के इक्तेदार का जिस तरीके से वध किया जाता है, उसके बाद कटेहर में जो फिरोज के द्वारा सैन्य अभियान चलाया जाता है, कटेहर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है, तहस नहस किया जाता है। वहां हजारों लोगों की हत्याएं की जाती हैं, 23,000 हिंदुओं को बंदी बनाया जाता है और उन बंदियों का बाद में धर्म परिवर्तित किया जाता है, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके बाद निरंतर 5 वर्ष तक फिरोज के द्वारा कटेहर में प्रतिवर्ष अभियान चलाए गए हैं और इस कार्रवाई को लगातार दोहराया गया है। इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि उन सैयद बंधुओं की, जो सैयद बंधु अर्थात बदायूं के इक्तेदार को और उसके भाई को जिस राय खरकू ने मारा था, उनकी आत्माएं खुद चीत्कार करने लगी कि अब इसका अंत कर दिया जाए, इस लड़ाई का अंत कर दिया जाए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि फिरोज ने और भी तमाम, यहां तक कि गैर सुन्नी, कट्टर सुन्नी मुसलमान था फिरोज तुगलक, गैर सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान, इस्माइली मुसलमान, इन सब के विरुद्ध भी क्रूरता का परिचय दिया है, कट्टरता का परिचय दिया है। गैर मुस्लिमों के और गैर सुन्नियों के धर्म ग्रंथों को अपमानित किया गया, जलाया गया, ये सारी बातें की जाती हैं। ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया, एक ब्राह्मण को दिल्ली में जीवित जलाया गया। ये सारी बातें फिरोज के द्वारा अपनी धर्मांधता के अंतर्गत ही की जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब इतनी अधिक धर्मांधता की नीति हो, राज्य की जब अधिकांश जनता गैर मुस्लिम हो अर्थात हिंदू हो, ऐसी जनता का कितना समर्थन और कितना सहयोग तुगलक वंश को स्वेच्छा से प्राप्त हो पाया होगा। दबाव की स्थिति में तो प्राप्त होता रहा होगा, लेकिन जब पतन की स्थिति बनी होगी तो ऐसी गैर मुस्लिम जनता का कितना सहयोग, कितना समर्थन फिरोज तुगलक के वंश के लिए संभव था। इस तरह से आप देख सकते हैं कि फिरोज तुगलक की चाहे वो सरकारी मशीनरी हो, उसकी अक्षमता, सैन्य शक्ति की अक्षमता, उसकी शासन नीति की अक्षमता, इन सारी बातों ने कहीं न कहीं तुगलक वंश के पतन में महत्वपूर्ण योगदान का निर्वाह किया है। अर्थात फिरोज तुगलक के तुगलक वंश में पतन के उत्तरदायित्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों का समय आता है। फिरोज तुगलक की जब 1388 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद 1414 में इस वंश का पतन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, तो 26 वर्षों में ही जो 6 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, सल्तनत अंततः सिमटती चली जाती है। और हम देखते हैं कि फिरोज तुगलक के जो अंतिम सुल्तान होता है नासिरुद्दीन महमूद, उसके समय में जहां पनाह का शासन दिल्ली से पालम तक रह जाता है। तो फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों को विरासत में वही जड़ प्रशासन, वही सैनिक क्षमता की सैनिक शक्ति और वही सारी नीतियां विरासत में प्राप्त हुई थी जो फिरोज तुगलक ने उनके लिए छोड़ी थी। तो हम देखते हैं कि प्रशासन में किसी तरह की परिवर्तन की
या किसी तरह के नए प्रयोग की गुंजाइश दृष्टिगत नहीं होती है। फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी होते हैं निरंतर अपने आपसी संघर्षों, आपसी षड्यंत्रों में निरंतर रत रहते हैं। हम देखते हैं कि फिरोज के समय में ही किस तरीके से संघर्ष की स्थिति बन जाती है और दास विद्रोह कर देते हैं। हम देखते हैं फिरोज तुगलक के द्वारा, एक पॉइंट और है फिरोज तुगलक में, फिरोज तुगलक ने जिस तरीके से दासों को बड़ी संख्या में भर्ती किया और दासों को वो इस्लाम में कन्वर्ट करने में तो सफल हो गया, लेकिन 1,80,000 दासों की संख्या और उन दासों को भी बड़े वेतन देने से होता क्या है, अंततः राज्य कोष पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा, राज्य कोष पर अत्यधिक बोझ पड़ा। और जब फिरोज के उत्तराधिकारी सत्ता में आते हैं तो ये जो दास होते हैं शासन में सुल्तान कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठे इसमें भी हस्तक्षेप करने में सक्षम होते हैं। फिरोज तुगलक के अंतिम समय में हम देखते हैं फिरोज तुगलक का जो उत्तराधिकारी होता है मोहम्मद, उसी को फिरोज तुगलक के दासों ने विद्रोह करके दिल्ली से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था और बाद में फिरोज के द्वारा अपने पौत्र को दिल्ली की गद्दी पर बैठाला जाता है। उसके बाद ये निरंतर षड्यंत्र और विद्रोह चलते रहते हैं और उन विद्रोहों से दिल्ली सल्तनत की शक्ति सिमटती चली जाती है। सुल्तान पद की गरिमा का निरंतर ह्रास होता चला जाता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, केंद्रीय सत्ता का क्षरण होता जाता है। जौनपुर जैसे नए राज्यों का भी दोआब क्षेत्र में, दोआब के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में उदय होता है। ये सारी चीजें होती हैं और ऐसी स्थिति में जो दिल्ली सल्तनत दिल्ली से पालम तक सिमटती जा रही हो, उसमें क्या होता है, तैमूर लंग का भारत में आक्रमण होता है। तैमूर लंग के आक्रमण ने तुगलक वंश के प्रति बची खुची श्रद्धा, बचा खुचा सम्मान भी समाप्त कर दिया। जिस तरीके से तैमूर लंग ने पश्चिमी पंजाब से लेकर दिल्ली तक के संपूर्ण क्षेत्र को 1 लाख भूखे भेड़ियों को लेकर रौंद डाला, उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि तुगलक वंश की शक्ति और तुगलक वंश की सत्ता, उनकी प्रतिष्ठा, सुल्तान पद की गरिमा, इस सब का इसके आक्रमण के साथ ही समापन हो जाता है। संपूर्ण भारत के समक्ष तुगलक वंश की सत्ता पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाती है सही मायने में। और तैमूर लंग के आक्रमण के बाद हम देखते हैं तैमूर लंग का जो गवर्नर होता है खिज्र खां, जिसने तैमूर लंग की सहायता की थी, वो दिल्ली की गद्दी पर आगे बढ़ता है, दावा करता है और तुगलक वंश के पूरी तरह से समाप्ति के बाद दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। हम देखते हैं ये चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, चारों कारक, और इन सब पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट अलग अलग प्रश्न भी बनते हैं। इनके उत्तरदायित्व को लेकर, इनकी समीक्षा को लेकर, इनके बारे में जब हम आपको सिविल सर्विसेज मेंस के बारे में पढ़ाएंगे तब इनके बारे में और भी सिस्टमेटिक ढंग से, विस्तृत ढंग से बताएंगे। अब ये आज तुगलक वंश का पतन यहीं समाप्त होता है। आज तक आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके 3 सबसे महत्वपूर्ण वंश, गुलाम या ममलूक वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, इन तीनों के बारे में आपको बता दिया गया। अब सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में आपको बताया जाएगा और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन, उनकी राजस्व व्यवस्था, इसके बाद भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय, उन राज्यों के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।